नमस्कार। ये डेटा क्या कहता है मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं अजय प्रकाश। आज का कार्यक्रम मैं शुरू करूंगा, मैं आपको कुछ ग्राफ्स दिखाऊंगा और इन ग्राफ्स को देखने के बाद अगर कोई भी ये सोचे कि मोदी जी और उनकी टीम देश की आर्थिक स्थिति सुधारने में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, तो मैं बस उनके लिए यही कह सकता हूं कि भगवान आपका भला करे। इन ग्राफ्स में जो डेटा दिखा रहा हूं मैं उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो शुरू करते हैं। पहला ग्राफ है रुपी वर्सेस डॉलर। रुपया किस तरह से डॉलर यूएस डॉलर के मुकाबले में गिरता जा रहा है। जिस दिन मैं ये एपिसोड कर रहा था 1 अक्टूबर को, उस दिन $1 की कीमत 81 रुपये 64 पैसे थी और कुछ ही महीनों पहले जनवरी में यही डॉलर 73 रुपये 80 पैसे के आसपास था। तो पिछले 9 महीनों में ये 10% से ज्यादा गिर गया है और इसका यही मतलब है कि जितने हमारे इंपोर्ट्स हो रहे हैं वो महंगे होते जा रहे हैं। और इसका ये भी मतलब है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की या क्रूड की प्राइसेस कम होती जा रही हैं, लेकिन भारत में ये फिर भी महंगा होता जाएगा क्योंकि हमारा रुपए की जो वैल्यू है वो गिरती जा रही है। दूसरा ग्राफ जो राइट हैंड साइड पर है वो है इंडिया इन्फ्लेशन रेट, यानी कि भारत में मुद्रास्फीति की दर। ये पिछले 1 साल का डेटा है। भारत में इन्फ्लेशन की दर 4 से 5% होना एक नॉर्मल बात है, लेकिन पिछले साल दिसंबर से ये दर बढ़नी शुरू हुई है और ये पीक हुई थी मई 2022 में, जब ये करीब करीब 8% हो गई थी। उसके बाद ऐसा लगा कि इन्फ्लेशन कम हो रहा है, लेकिन अगस्त में ये फिर से 7% के ऊपर पहुंच गया। तो दो बातें नोट करिए। एक तो रुपए पिछले साल में 10-12% उसकी कीमत कम हो गई है, इसलिए हमारा आयात जो है उतना ही महंगा होता जा रहा है। दूसरा, घरेलू मुद्रास्फीति यानी कि रिटेल इन्फ्लेशन वो करीब 7% से बना हुआ है, जो कि पिछले साल 4% के करीब था। तो महंगाई दोनों तरफ से ही बढ़ती जा रही है। तीसरा ग्राफ जो बाएं हाथ पर है वो है होलसेल प्राइस इंडेक्स, जो कि होलसेल ट्रेड होता है, उसमें मुद्रास्फीति कितनी रही है। अक्टूबर में पिछले साल आप देखेंगे ये करीब 11% था, जो अपने में एक बहुत हाई फिगर था। ये दिसंबर में करीब 15% था और जो कि बढ़कर मई में ये 17% तक हो गया है। लेकिन होलसेल प्राइसेस अभी भी 12% की दर से बढ़ती जा रही हैं। होलसेल प्राइसेस का बढ़ना हिंदुस्तान में एक सीजनल ट्रेंड भी माना जाता है और बहुत कुछ मॉनसून के ऊपर भी निर्भर करता है। मॉनसून इस साल ज्यादातर हिंदुस्तान में अच्छा रहा है और ये उम्मीद की जाती है कि ये होलसेल इन्फ्लेशन कम होगा, लेकिन अभी भी 12% बहुत ऊंचा फिगर है। चौथा फिगर जो दाहिने हाथ पे है वो है इंडिया इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का इंडेक्स। ये पिछले साल ऊपर नीचे जाता रहा है। दिसंबर में सबसे नीचे आ गया था, मई में बढ़कर ये 20 के लेवल पर पहुंचा, लेकिन उसके बाद बहुत ही तेजी से हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन घट गया है। जुलाई में ये 2.4 के लेवल पर पहुंच चुका था। पांचवा ग्राफ जो लेफ्ट हैंड साइड पर है वो है हमारा ट्रेड डेफिसिट, यानी कि इंपोर्ट्स माइनस एक्सपोर्ट। नॉर्मल हमारा ट्रेड डेफिसिट $10 बिलियन से कम रहता है। ये कोरोना के दिनों में पॉजिटिव भी हो गया था, क्योंकि उन दिनों हम लोगों ने काफ़ी सप्लाईज दुनिया को की थी कोरोना रिलेटेड प्रोडक्ट्स की। लेकिन पिछले 3 महीने में एक सडन फॉल आया है, यानी कि हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। पिछले महीने जुलाई में ये $31 बिलियन था, जो कि आज तक का इंडिया की हिस्ट्री में सबसे बड़ा ट्रेड डेफिसिट रहा है। जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज इतने ऑल टाइम लो पर हैं इस वक्त, उसका ये भी एक कारण है कि हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है।
जो छठा ग्राफ मैं राइट हैंड साइड पर दाहिने हाथ पर दिखा रहा हूं वो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ये पिछले साल ऊपर नीचे जाता रहा है, कभी कम या ज्यादा, लेकिन ज्यादातर ये 6-7% के आसपास ही रहा है। पिछले महीने अगस्त में ये बढ़कर 8.3% हो गया है। तो जितने भी मुख्य आर्थिक आंकड़े यानी कि की इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं हमारी इकोनॉमी के, वो सब इस समय बहुत ही खराब हैं। उसका प्रभाव तो आप देख ही चुके होंगे, जब आप हर महीने सुपरमार्केट जाते हैं तो प्राइसेस बढ़ी हुई मिलती हैं। कुछ का इफेक्ट इमीडिएट हो जाता है और कुछ का इफेक्ट अगले साल आएगा। इसीलिए जो इकोनॉमी के पंडित्स हैं वो ये मानते हैं कि 2023 ग्लोबली एक खराब साल होने वाला है। इस खराब आर्थिक स्थिति में अब आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा। अगर इस बीच में कोई आपको आके ये कहे कि हमारे जीएसटी के कलेक्शंस बहुत बढ़ गए हैं और इसलिए अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है, तो आपको कैसा लगेगा? ऐसा ही कुछ हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी हमको जताती रहती हैं। एक तो वो ज्यादातर दिखती नहीं है, जब उनको परमिशन मिल जाती है तो वो टीवी पर आती हैं, और जब भी वो आती हैं कुछ अजीब से स्टेटमेंट्स ही देती रहती हैं। ऐसा ही कुछ उन्होंने जनवरी में एक ट्वीट के द्वारा किया था कि हमारा जीएसटी रिकॉर्ड कलेक्शन हुआ है, 1,40,000 करोड़ क्रॉस कर गया है और इसलिए एक सेलिब्रेशन होना चाहिए। मोदी सरकार ऐसे वक्तव्य देने में तो काफी माहिर है। वो असली मुद्दों से ध्यान बांटने के लिए कुछ ऐसा आंकड़ा आपको दिखाएंगे जिससे ये लगेगा कि हमारे देश की हालत बहुत अच्छी है। तो चलिए देखते हैं कि हमारी आर्थिक व्यवस्था इतनी खराब है और जीएसटी बढ़ रहा है, ऐसा क्यों है। तो सबसे पहले मैं आपको हमारे देश में जीएसटी कलेक्शंस का ट्रेंड दिखाता हूं, अप्रैल 2019 से पिछले महीने अगस्त 2022 तक। इस ग्राफ के एक तरफ है अप्रैल 2019 जब जीएसटी कलेक्शन हुआ था 1,13,865 करोड़, और दूसरी तरफ है अगस्त 2022 जब जीएसटी कलेक्शंस हुए थे 1,43,612 करोड़। अब इसमें कुछ नेचुरल पीक्स हैं जो अप्रैल में हर साल होती हैं। वो एक बिजनेस की वजह से होती हैं क्योंकि मार्च में ईयर एंड बिलिंग होती है और जीएसटी हर साल अप्रैल में डिपॉजिट होता है। तो ये जो पीक्स देख रहे हैं आप, ये हर साल अप्रैल वाली पीक्स हैं। यहाँ पे कुछ ट्रफ्स भी हैं जहाँ सब जीएसटी कलेक्शन बहुत कम हुए थे। ये पैंडेमिक का ईयर है, मार्च 2020 का। पहला जब पैंडेमिक का लॉकडाउन हुआ था और दूसरा पैंडेमिक लॉकडाउन हुआ था अप्रैल मई 2021 में, जब फिर से जीएसटी कलेक्शंस गिर गए थे। एक फिगर मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, 1,10,818 करोड़। ये कलेक्शन था जनवरी 2020 में। ये पैंडेमिक से पहले का हाईएस्ट कलेक्शन था। एक बात यहाँ नोट करिए कि जीएसटी हमारी 2020 जनवरी के बाद गिरनी शुरू हो गई थी, हालांकि लॉकडाउन मार्च में हुआ था। पैंडेमिक का असर हमारे ट्रेड पर पहले से पड़ने लगा था। तो एक बार को अगर हम ये ट्रफ्स और पीक्स हटा दें और एक ट्रेंड लाइन फिट करें, तो ये वाइट जो डॉटेड लाइन है ये जीएसटी कलेक्शंस का ट्रेंड दिखाती है। ये सबसे कम हुए थे पैंडेमिक ईयर में 2020 मार्च में, और उसके बाद ये धीरे धीरे कलेक्शंस बढ़ते गए। नोट करने वाली बात यह है कि पिछले एक साल में जब हमारी इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही है, फिर भी जीएसटी कलेक्शंस बढ़ते जा रहे हैं, और इसी बात को मोदी सरकार जो है वो सेलिब्रेट करती जा रही है। लेकिन वास्तविक सिचुएशन ये है कि इस समय इन्फ्लेशन भी हाई रहा है, रुपए की कीमत गिरती रही है, हमारे इंपोर्ट्स महंगे होते गए हैं, और यही नहीं, कुछ वस्तुओं पर जीएसटी का रेट भी 5% से हटाकर 12 या 18 कर दिया गया है। इस ग्राफ में मैंने ये दिखाया है कि जीएसटी कलेक्शंस कैसे रिकवर किए थे पैंडेमिक के बाद।
2019 एक इलेक्शन ईयर था। मोदी जी मई में जीत कर आए थे, उसके बाद भी जीएसटी कलेक्शन गिरते रहे और सितंबर 2019 के बाद ही ये बढ़ने शुरू हुए हैं। जैसा मैंने कहा, पैंडेमिक से पहले सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन 1,10,818 करोड़ जनवरी 2020 में हुए थे। पहला लॉकडाउन मार्च 25 से मई 31 तक रहा, जब जीएसटी बिल्कुल नीचे गई और फिर ये 2 महीने के करीब में ऊपर बढ़ा। दूसरा लॉकडाउन अप्रैल 5 से लेकर जून 15 2021 तक रहा, जब फिर से हमारा जीएसटी कलेक्शन नीचे आया। तो 1,10,000 करोड़ के इक्विवेलेंट हम कब पहुंचे थे? हालांकि मोदी सरकार ये बोलती है कि हमारी इकोनॉमी वी शेप रिकवरी रही थी, बट ये आप खुद ही देख लीजिए, ये वी शेप है या एक स्ट्रेच डब्ल्यू है या कुछ और है। रिकवरी के व्यू पॉइंट से हमारी जीएसटी कलेक्शन दिसंबर 2020 में 1,15,000 करोड़ पहुंची। उसके बाद से फिर सेकेंड लॉकडाउन हुआ और फिर से 1,17,000 करोड़ हम पहुंचे सितंबर 2021 में। तो भारतीय इंडस्ट्री को लगभग 18 महीने लग गए रिकवर करने में, या यूं कहिए कि वो 18 महीने तक सफर करती रही, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई राहत मिली नहीं थी। हालांकि सरकार हमेशा ये बोलती रहती है कि रिकवरी तो हमारी वी शेप रही, केवल 2-3 महीने का ही असर पड़ा था। अब जीएसटी क्यों बढ़ती जा रही है, तो उसके लिए पहले समझ लीजिए कि जीएसटी के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। जीएसटी में 4 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला सीजीएसटी या सेंट्रल जीएसटी होता है, दूसरा एसजीएसटी या स्टेट जीएसटी, तीसरा कंपोनेंट आईजीएसटी या इंटीग्रेटेड जीएसटी और चौथा होता है सेस। इंटीग्रेटेड जीएसटी चार्ज होता है हमारे इंपोर्ट्स पर या फिर इंटरस्टेट ट्रेड पर, और सेस भी इसी तरह इंपोर्ट्स पर लगता है और डोमेस्टिक ट्रेड पर। सेस एक स्पेसिफिक पर्पस टैक्स होता है और जीएसटी पर सेस इसलिए लगाया गया था क्योंकि जो स्टेट्स को जीएसटी आने पर जो के हानि होनी थी उसकी भरपाई हो पाए। ये जुलाई 2022 में खत्म होना था, लेकिन अब ये 2026 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। तो इस ग्राफ में मैंने दिखाया है सितंबर 2021 से लेकर अगस्त 2022 तक ये 4 कंपोनेंट्स का कलेक्शन। लाल जो लाइन है वो है सेस की। ये अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट फ्लैट है, बढ़ी है लेकिन बहुत ही कम रफ्तार से। नीली लाइन है सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल जीएसटी, ये धीरे धीरे ही बढ़ी है और इसी के ऑलमोस्ट पैरेलल स्टेट जीएसटी जो कि वाइट लाइन है वो भी इसके साथ साथ ही बढ़ी है। लेकिन येलो लाइन जो कि इंटीग्रेटेड जीएसटी है वो आप देखेंगे कुछ ज़्यादा ही रफ्तार से बढ़ी है। जो नेचुरल बिजनेस पीक्स हैं वो अप्रैल 2022 की हैं। तो इन 4 कंपोनेंट्स का अगर पिछले 12 महीने का मैं एवरेज ग्रोथ रेट निकालूं तो सीजीएसटी बढ़ा है 1.5% से, स्टेट जीएसटी 1.2% से, आईजीएसटी 2.1% से, सेस 1.3% से और टोटल जीएसटी 1.7% से बढ़ा है। इसका ये मतलब हुआ कि इंटीग्रेटेड जीएसटी जिसमें हमारे इंपोर्ट्स आते हैं और इंटरस्टेट ट्रेड आता है वो 1.5 से 2 गुना तेजी से पिछले 1 साल में बढ़ा है। अब देखने वाली बात यह है कि वो इंपोर्ट्स की वजह से बढ़ा है या वाकई में हमारा इंटरस्टेट ट्रेड बढ़ा है। इस ग्राफ में मैंने दिखाया है कंपैरिजन इंटरस्टेट ट्रेड और इंपोर्ट्स का। जो नीली लाइन है वो इंपोर्ट्स का जीएसटी कलेक्शन है जो कि धीरे धीरे बढ़ते हुए दिख रही है, और पीली लाइन जो है वो डोमेस्टिक इंटरस्टेट ट्रेड है, वो भी धीरे धीरे बढ़ रही है। अब इन दोनों का एक्चुअल ग्रोथ देखते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो एवरेज ग्रोथ डोमेस्टिक इंटरस्टेट ट्रेड की केवल 1% से हुई है पिछले 12 महीने में, और हमारे इंपोर्ट्स पर जो जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है वो 3% से बढ़ा है। तो हमारा इंपोर्ट्स जो हैं वो डोमेस्टिक आईजीएसटी से 3 गुना ज़्यादा तेजी से बढ़े हैं पिछले 12 महीनों में। कारण वही है
इन्फ्लेशन है, चारों तरफ मुद्रास्फीति है, बाहर भी इन्फ्लेशन है और रुपए की गिरती कीमत। और अंत में मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि ये चार कंपोनेंट्स का कंट्रीब्यूशन इंडिविजुअली कितना है हमारे जीएसटी कलेक्शन में, तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। मैं कंपेयर कर रहा हूँ सितंबर 2021 और अगस्त 2022 का जीएसटी कलेक्शन। सीजीएसटी 2021 सितंबर में 18% था, अगस्त में इस साल 17%, 1 कम हुआ है। इसी तरह स्टेट जीएसटी भी 1% कम हुआ है। आईजीएसटी ऑन इम्पोर्ट 4% से बढ़ा है। आईजीएसटी डोमेस्टिक इंटरस्टेट ट्रेड पर 2% कम हुआ है और सेस का प्रतिशत लगभग बराबर ही रहा है, करीब 7%। आईजीएसटी का ब्रेकअप देखें तो डोमेस्टिक इंटरस्टेट ट्रेड 3%, 3.5% बढ़ा है, इंपोर्ट्स करीब करीब उतना ही बढ़े हैं, 3.5%। तो इसका निष्कर्ष क्या है? जो घरेलू हमारा जो ट्रेड है, व्यापार है, वो कम होता जा रहा है। हालांकि यहाँ पे भी इन्फ्लेशन की दर 7-8% है, तो डोमेस्टिक ट्रेड वैल्यूज भी बढ़नी चाहिए थी। इन्फ्लेशन भी है, उसके बावजूद भी कम हो रहा है और इंपोर्ट्स बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। उसके कई कारण हैं। एक तो रुपया गिर रहा है, जैसा मैंने बोला। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि बाहर के देशों में भी इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। चाइना जो हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, वहाँ पे इन्फ्लेशन 2.5% है। दूसरे स्थान पर यूएसए आता है, 8.5% से 9% की इन्फ्लेशन दर उनके यहाँ है। और तीसरे नंबर पर यूएई आता है, जिनका इन्फ्लेशन 3.5 से 4% के बीच में है। तो ना कि हमारे अपने देश में इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति है, हम बाहर से भी इन्फ्लेशन इंपोर्ट कर रहे हैं। आपको याद होगा काफी साल पहले यूपीए 2 में जब इन्फ्लेशन बढ़ा था, तो पी चिदम्बरम साहब ने यही कहा था कि वी आर इम्पोर्टिंग इन्फ्लेशन, और उस समय बीजेपी ने उनका बहुत मजाक उड़ाया था। और डोमेस्टिक ट्रेड घटने के जो कारण है, रिटेल इन्फ्लेशन 7%, होलसेल इन्फ्लेशन 12 से 15%, अनएम्प्लॉयमेंट की दर सबसे ज़्यादा है और रुपये की वैल्यू गिरती जा रही है। और इस बात से निर्मला सीतारामन जी बहुत खुश हो रही हैं, और ना कि निर्मला सीतारामन जी, हमारे प्रधानमंत्री भी बहुत खुश हो रहे हैं। वो भी जाके लोगों को मुबारकबाद दे रहे हैं कि जीएसटी कलेक्शन लगातार 1 लाख करोड़ के ऊपर रहा है। ऐसा उन्होंने नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की जो मीटिंग थी 7 अगस्त 2022 को, उसमें उन्होंने कहा, और साथ में ये भी कहा कि जीएसटी कलेक्शंस आप बढ़ाइए। मोदी जी एक पक्के सेल्स मैनेजर की तरह वहां बोले, ये डिस्कशन नहीं किया कि आइए बैठ के डिस्कशन करें कि हमारा व्यापार कैसे बढ़ाया जाए। उनको केवल जीएसटी को बढ़ाने से मतलब है, और जीएसटी तो बढ़ ही रहा है क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे आपसे किसी नए एपिसोड में नया डेटा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।